तेलंगाना में एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया है और उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। 200 करोड़ तो मिल गई है, बाकी और पता नहीं किसके किसके नाम उसने कर रखा होगा। साले के नाम, बहनोई के नाम, चाचा के नाम, मौसा के नाम, फूफा के नाम, ड्राइवर के नाम, नौकर के नाम, और कितनी प्रॉपर्टी कर रखी होगी अभी उसका कुछ पता नहीं। चलो 200 करोड़ जो उसके पास मिला है, अगर उसने एक गलत काम करने का 1 लाख लिया होगा, इसका मतलब उसने 20,000 गलत काम किए। अगर एक अपराधी को छोड़ने का उसने एक लाख रुपए लिया, यानी 20,000 अपराधियों को उसने छोड़ा। नशा तस्करों को छोड़ा होगा, मानव तस्करों को छोड़ा होगा, अलगाववादियों को छोड़ा होगा, आतंकवादियों को छोड़ा होगा, जिहादियों को छोड़ा होगा, कट्टरपंथियों को छोड़ा होगा, भगवान जाने किसको किसको छोड़ा। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज उसने 1 लाख रुपए लिया है तो 200 करोड़ का मतलब 20,000 अपराधियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, भ्रष्टाचारियों को उसने छोड़ दिया। ऐसे ही दिल्ली में एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया, उसका काम था दिल्ली में नशा तस्करी को रोकना, ड्रग कारोबार को रोकना, नारकोटिक डिपार्टमेंट में था। उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। अगर उसने भी अगर 1-1 लाख रुपए लिया होगा तो इसका मतलब चूंकि वो नारकोटिक डिपार्टमेंट में था, उसने 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा है, तब जाके उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी है। पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। स्वाभाविक सी बात है, अगर और वो डीआईजी का काम था पंजाब में नशा रोकना, इसका मतलब उसने भी अगर ऑन एन एवरेज एक ड्रग स्मगलर से 1 लाख रुपए लिया होगा तो 20,000 ड्रग स्मगलर को उसने फ्री कर दिया पंजाब के डीआईजी ने। उत्तर प्रदेश में एक कानपुर में दरोगा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। इसका मतलब अगर उसने एक गलत काम करने के लिए 1 लाख रुपए लिया तो उसने भी लगभग 10,000 गलत काम किए अपनी नौकरी में। मध्य प्रदेश में एक सिपाही के पास 250 करोड़ मिल गया। सिपाही के पास 250 करोड़। यहां बड़े बड़े कहते नहीं मेहनत करने वाले 2.5 करोड़ नहीं कमा पाते, वो सिपाही होकर 250 करोड़ कमा गया। 250 करोड़ का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उसने एक गलत काम के लिए 1 लाख रुपए लिया होगा तो 25,000 गलत काम किए होंगे। और जानते हैं सजा कितनी होगी? मुश्किल से 5 साल 6 साल। ये जितने भी हम नाम बता रहे हैं, न इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, न इनको चीन की तरीके फांसी होगी, न इनको सिंगापुर की तरीके फांसी होगी, न इनको इजराइल के तरीके आजीवन कारावास होगा, न अमेरिका के तरीके आजीवन कारावास होगा। सिंपल इनको 3 से 7 साल की सजा होगी। यह है भारत का घटिया कानून। सवाल यह है कि भारत की पुलिस इतनी लुटेरी क्यों है? भारत में की पुलिस वाले इतने मालामाल क्यों हो जाते हैं? अमेरिका, जापान, सिंगापुर की पुलिस तो इतना मालामाल नहीं होते। भारत के पुलिस वालों के पास 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ क्यों मिल जाता है? अमेरिका में तो नहीं मिलता, चीन में तो नहीं मिलता, जापान में तो नहीं मिलता, सिंगापुर में तो नहीं मिलता, जर्मनी में तो इतना पैसा नहीं मिलता, डेनमार्क में नहीं मिलता, रूस में नहीं मिलता। भारत में क्यों मिलता? क्योंकि यहां पे सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, चीफ जस्टिस बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं, लेकिन नियम, घटिया नियम कानून नहीं बदल रहा है। हमारा थाना आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, क्योंकि 1861 का पुलिस घटिया अंग्रेजों वाला, मैकाले वाला 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, पृथ्वी बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, लेकिन हमने 1861 का एक घटिया पुलिस एक्ट बदल के एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं किया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया, और गलत काम करने वालों को कठोर दंड की व्यवस्था नहीं किया। ये भ्रष्टाचार अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए कानून है, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट कहते हैं। 1967 में बना था। इसमें हमने लिखा ही नहीं है कि हाँ भ्रष्टाचार अनलॉफुल एक्टिविटी, इसका मतलब भ्रष्टाचार लॉफुल एक्टिविटी। यह है इस देश का घटिया कानून। भ्रष्टाचार से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि ये जितने भ्रष्टाचारी होते हैं ये घुसपैठियों की मदद करते हैं, घुसपैठियों का कागज बनाते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, अलगाववादियों की मदद करते हैं, ये पैसा लेके माओवादियों, नक्सलियों की मदद करते हैं, ये पैसा लेके ड्रग कारोबार कराते हैं, जिसके कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, हमारा धन और धर्म से बर्बाद हो रहा है। जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इसमें भी हमने आज तक लिखा ही नहीं है कि हाँ भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और उनके मददगारों पर ऐसे लगता नहीं। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और 1988 का बना रखा है, आज तक इसको नहीं बदला। हम कानून बनाते समय देखते ही नहीं है कि चीन में कौन सा कानून है, जापान में कौन सा कानून है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। अरे भारत में इतना भ्रष्टाचार है क्यों? क्योंकि इंसान भगवान से डरता है, शैतान नहीं। भ्रष्टाचारी भगवान से नहीं डरते। कानून घटिया इसलिए राम मंदिर में चोरी हो गई, कानून घटिया इसलिए हमारे मठ मंदिरों की मूर्तियां गायब हो जाती हैं।
हम इस 1988 के घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को क्यों नहीं बदल रहे? जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, लेकिन हमने इसको आज तक बदला नहीं। दुनिया के कई देशों में बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी लेन देन पे आजीवन कारावास, फांसी होती है। हमारा घटिया कानून ऐसा 3 से 7 साल सजा होगी। हमने ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए मकोका बनाया, महाराष्ट्र में मकोका, गुजरात में गुजकोका, अलग अलग राज्यों ने कानून बना रखा है, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि हाँ भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज क्राइम है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली ऑर्गेनाइज क्राइम है। हमने कहीं लिखा ही नहीं। हमने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2002 में कानून बनाया। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबारियों को फांसी होती है, हमने नहीं बनाया। हमने कानून वही चल रहा है, 3 से 7 साल सजा। ऐसे लगता है किसी ने बता दिया भैया 3 से 7 साल रहना चाहिए, बस इससे ऊपर होना नहीं चाहिए। इसलिए घूसखोरी 3 से 7 साल, कमीशनखोरी 3 से 7 साल, दलाली 3 से 7 साल, हवालाबाजी 3 से 7 साल, कबूतरबाजी 3 से 7 साल, जितने अपराध सब में 3 से 7 साल। इस 7 के ऊपर जा ही नहीं रहे। हमने ब्लैक मनी एक्ट बनाया, लेकिन इसमें भी वही 3 से 7 साल। चीन में फांसी होती है, सिंगापुर में फांसी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, 3 से 7 साल। हमने बैंकिंग रेगुलेशन जो है 1949 का, इसको आज तक बदला ही नहीं। इसलिए लोग पैसा यहाँ कमाते हैं और बैंकों के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, बैंकों के जरिए लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बैंकों के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ये घटिया कानून है, पकड़ ही नहीं पा रहे। हमने भारतीय न्याय संहिता बनाया, लेकिन हमने और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 113 है, उसमें हमने करप्शन को लिखा ही नहीं कि हाँ करप्शन भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। भ्रष्टाचार आतंकवाद से बड़ा खतरा, जानते हैं? क्योंकि आतंकवाद से साल भर में 1000 लोग मरते हैं, भ्रष्टाचार कारण साल में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, अलग अलग तरीकों से मरते हैं, उसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। हमने भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। इसलिए बीएनएस की सेक्शन 111, 113, 147, 152 कहीं लगाया नहीं जाता। भ्रष्टाचार में क्या क्या हमें जांच करनी है, कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाने हैं, भ्रष्टाचारियों से हमें कौन से 100 सवाल पूछने हैं या 50 सवाल पूछने हैं, इसका स्टैंडर्ड हमने प्रोसीजर भी नहीं बनाया। कानून हमने बदल दिया, सीआरपीसी बदल दिया, नया हमने कानून बना दिया, लेकिन करप्शन के लिए ये 20 सवाल हैं या 50 सवाल होंगे या 100 सवाल होंगे, उसकी लिस्ट तक हमने बनाई नहीं। हमने एविडेंस एक्ट बदला 1872 का, नया साक्ष्य अधिनियम बना दिया, लेकिन हमने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट की व्यवस्था नहीं किया। भ्रष्टाचार कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, और सब परेशान भ्रष्टाचार से। किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान, अपर क्लास भी परेशान, एलिट क्लास भी परेशान, बिजनेस व्यापारी भी परेशान, सब परेशान है भ्रष्टाचार से। इसके बावजूद हमने भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने के लिए टेस्ट को मैंडेटरी नहीं किया। हमने सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव नहीं किया, हमने भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह, जब भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं, फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों बंद हो रही है? जब पूरी दुनिया में पता है जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, और जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा अपराध, जितनी बड़ी नोट उतनी ज्यादा अराजकता। तो जब बड़ी नोट से इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? भैया 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। चाय वाला, पान वाला, गोलगप्पे वाला, माला फूल बेचने वाला, सब्जी वाला, सब तो ले रहे हैं ऑनलाइन। तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर देते? 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर देते हैं? 144 कोड आधार बन चुका है, आधार को हम प्रॉपर्टी से क्यों नहीं लिंक कर देते हैं? मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार 1 साल में खत्म हो सकता है। भारत में सतयुग आ सकता है, भारत में राम राज्य आ सकता है भ्रष्टाचार खत्म करके, और 90% भ्रष्टाचार साल में खत्म हो जाएगा जिस दिन हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देंगे, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर देंगे, 10,000 रुपए से अधिक प्रॉपर्टी जो लेन देन होगा उसको आधार से लिंक कर देंगे, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बना देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार मुक्त, थाना भी भ्रष्टाचार मुक्त, तहसील भी भ्रष्टाचार मुक्त, जिला भी भ्रष्टाचार मुक्त। न हवलदार पैसा मांगेंगे, न थानेदार पैसा मांगेंगे, न तहसीलदार पैसा मांगेंगे, न लेखपाल पैसा मांगेंगे, न पटवारी पैसा मांगेंगे, कोई पैसा नहीं मांगेगा, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। खनन कारोबार, अवैध खनन जो कर चली, बालू का खनन, कोयला का खनन, सब अवैध खनन चल रहा है, ये सब रुक जाएगा। अपहरण फिरौती रुक जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ड्रग कारोबार रुक जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा।